Today, in this video, we are going to start first chapter of history, when, where and how. And in this chapter, we will study about the medieval period, impact of geography on Indian history, terms used to describe the Indian subcontinent, sources, historians' problem, highlights of medieval period. So when, where and how, कब, कहाँ और कैसे, हिस्ट्री के बारे में है। ये कुछ फैक्ट्स हैं और जैसे कि हर कंट्री का अपना एक हिस्ट्री होता है, अपना एक इतिहास होता है, तो हमारी कंट्री का भी एक हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री इज जनरली डिवाइडेड इनटू द एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। इंडियन हिस्ट्री को सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के आधार पर अलग अलग पीरियड्स में एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न पीरियड्स इनमें डिवाइड किया गया है। एंड इन आइडियाज एंड बिलीव्स इन सब में डिवाइड किया गया है, इन सब के आधार पर। ईच ऑफ दिस पीरियड्स हैज सर्टेन डिस्टिंक्टिव फीचर्स डिटरमाइंड by the various developments recorded in different walks of life during that period। अलग अलग फीचर्स के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है पीरियड्स में। The actual duration of the period which is historically regarded as medieval is not the same everywhere। और हर जगह जो इनका ड्यूरेशन है, इन पीरियड्स का जो ड्यूरेशन है वो हर जगह सेम नहीं है। While the medieval period in Europe lasted between 600 and 1400 CE, the medieval period in India extended from the 700 to 1700 CE, which is exactly 1000 years। यूरोप में अगर हम medieval period की बात करेंगे तो वो 600 से लेकर 1400 CE के बीच में आता है, जबकि इंडिया में 700 से लेकर 1700 जो कि 1000 years के जितना है, इतना लंबा, इतना ड्यूरेशन medieval period का है। It is further subdivided into the early medieval period and the late medieval period। तो इस medieval period को भी आगे चल के early medieval period and later medieval period में भी डिवाइड किया गया है। The medieval period, as started earlier, the medieval period falls between the ancient and the modern periods। In Europe, the medieval period is referred to many historians as the Middle Ages। It began around 5th century AD and lasted until the 16th century AD। ये सब यूरोप की बात हो रही है। However, in India, it covers the period between the 8th and 18th century AD। It is generally divided into two periods: the early medieval period between the 8th and 12th century AD and the later medieval period between the 13th century and 18th centuries AD। India witnessed varied political, social, economic and cultural changes during this period। और इंडिया में इस समय के दौरान, इस पीरियड के दौरान, चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोशल हो या इकोनॉमिक हो या कल्चरल चेंजेस हो, काफ़ी चेंजेस हुए हैं। Compared to the ancient period, this period is close to us in time and there are plenty of sources available to us for studying this period। काफ़ी सारे सोर्सेज हमारे पास में जिनकी हेल्प से हम इस पीरियड के बारे में स्टडी कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ जियोग्राफी और इंडिया हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री पर जो यहाँ की जियोग्राफी है उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या असर है। द जियोग्राफी ऑफ कंट्री इन्फ्लुएंसेस इट्स हिस्ट्री टू ए ग्रेट एक्सटेंट। यहाँ की जो जियोग्राफी है वो इंडिया की हिस्ट्री को बहुत बड़े रूप से इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। हियर वी फाइंड सम फैसिनेटिंग एग्जांपल्स ऑफ हाउ हिस्टोरिकल फोर्सेज आर शेप्ड बाय जियोग्राफी। किस तरह से जियोग्राफिकल फीचर्स ने यहाँ की हिस्ट्री को फैसिनेट किया है, इन्फ्लुएंस किया है। पोर्ट्स सच एज सूरत, मसूलीपट्टनम, कॉम्बे, कोचीन became major centers of internal and foreign trade। ये जो पोर्ट्स हैं कुछ, सूरत, मसूलीपट्टनम, कॉम्बे एंड कोचीन, ये
इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड के एक मेजर सेंटर बन गए थे. द माउंटेन्स इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन राजस्थान लेड टू द बिल्डिंग्स ऑफ मैसिव एंड स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स इन चित्तौड़गढ़, जोधपुर एंड जैसलमेर, विच कुड नॉट बी इजीली ब्रीच्ड बाय द एनिमी. जो नॉर्थ इंडिया में जो फोर्ट्स हैं जिनको पहाड़ों पर बनाया गया है, जैसे कि चित्तौड़गढ़, जोधपुर एंड जैसलमेर, ये इतने बड़े फोर्ट्स थे और इतने स्ट्रॉन्ग थे कि यहाँ पे जो एनिमी थे, शत्रु थे, वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाते थे, नुकसान नहीं पहुँचा पाते थे. द वाटर स्कैरसिटी इन गुजरात एंड राजस्थान लेड टू द क्रिएशन ऑफ बाउलीज फॉर स्टोरिंग वाटर विच आर रिकॉग्नाइज्ड टुडे एज यूनिक एग्जांपल ऑफ वाटर कंजर्वेशन. राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट्स में जो पानी की कमी की वजह से वहाँ पे जो स्टेफल होते हैं, बावड़ीज होती हैं, वो बनाई गई और जो कि आज भी एक वाटर कंजर्वेशन का एक यूनिक एग्जांपल्स है. ड्यूरिंग द मीडियल पीरियड वॉर्स वर फॉट फ्रिक्वेंटली टू कंट्रोल द इम्पोर्टेंट टेरिटरी बिटवीन द रिवर गंगा एंड यमुना एंड गोदावरी एंड तुंगभद्रा. नाउ टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. कौन कौन से टर्म्स यूज किए गए हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है. द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंप्राइजिंग द प्रेजेंट 6 कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, भूटान एंड बांग्लादेश वॉज इन द पास्ट नोन एज भारतवर्ष और हिंदुस्तान. किसी समय यानी एंशिएंट टाइम में जो आज की 6 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, भूटान एंड बांग्लादेश, इन सभी को मिलाकर भारतवर्ष बोला जाता था, भारतवर्ष या हिंदुस्तान. इट हैड वेल डिफाइंड बॉर्डर्स थे. द पुराणास डिफाइन द टर्म भारतवर्ष एज द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ टू द ओशन, इंडियन ओशन, south of the snow mountain Himalayas marked by several chains of mountains, Mahadev, Malaya, Shakya, Sukimat, Raksha, Vindhyas and Periyatra, where dwelt the descendants of the Bharatas. पुराणों में भी इसके बारे में डिफाइन किया गया है कि भारतवर्ष एक कंट्री है जो कि नॉर्थ में ओशन से जो नॉर्थ में इंडियन ओशन के पास है और साउथ में हिमालय जो कि स्नो माउंटेन्स, बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं. ये सब पुराणों में बताए गए हैं और यहाँ पे भारत के डिसेंडेंट्स यानी वंशज निवास करते थे. डिसेंडेंट मीन्स वंशज. With the Kiratas living to the east, the Yavanas to the west, and its own population consisting of the Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. History gave the name of Aryadesh and Brahmarashtra to India. इतिहास ने, हिस्ट्री ने इसको आर्यदेश और ब्रह्मराष्ट्र नाम दिया. Aryavarta was another ancient name given at the time of Patanjali to the northern part of India lying between the Himalayas and the Periyatra or the western Vindhyas. पतंजलि के समय में इसको नाम आर्यवर्त दिया गया. It were the Achaemenian Persian who first applied the name India to the region watered by Hindu. तो पारसी लोगों ने पहली बार इसे इंडिया नाम दिया, जो कि सिंधु नदी से सींचे जाने वाला क्षेत्र था. द जैन अवस्था द सेकंड बुक ऑफ द पारसीज यूज द टर्म सप्त सिंधु फॉर इंडिया. जो जैन अवस्था है पारसी लोगों की जो सेकंड बुक है, पवित्र पुस्तक है, उसमें इसको सप्त सिंधु के नाम से बताया गया है. which refers to the region of the 7 rivers of the Saraswati or 5 streams of the Saraswati together with the Ganga and Yamuna. The Greeks, it seems, borrowed the term Sindhus or Indos from the Persians. In the Persian text, Meher and Yasna
we actually find the word Hindu in place of हफ्ता हिंदू। जो पारसीन जो टेक्स्ट है नेर यस्त एंड यसना, उसमें जो हिंदू के स्थान पर हिंदू की जगह हफ्ता हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है, इंडिकेटिंग द एक्सटेंशन ऑफ द नेम ऑफ द लैंड बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ द इंडस। द ग्रीक हिस्टोरियंस हेरोडोटस use the term Indos to the Kshatrapati of the Persian Empire, but later on the word was used for the whole country both by the Greek and Roman writers. The Buddhism was introduced into China. The Chinese used the term Tianchu for India. Chinese लोगों ने इंडिया के लिए जो वर्ड यूज किया वो टाइंचू था। After Wenzhang's visit, another term Intu came टू बी यूज फॉर इंडिया। और जब वैनसांग इंडिया में विजिट करके चले गए थे तो उनके बाद में इंडिया के लिए इंतु इस टर्म का यूज किया गया। Thus it has been rightly said Hindu in Persian, Indos in Greek, Hodu in Hebrew, Indus in Latin, Tianchu in Chinese and all are corrupt form of Sindhu। ये सभी जो टर्म यूज की गई थी ये एक सिंधु की एक करप्ट फॉर्म थी, यानी सही तरह से यूज नहीं किया गया था। सही तरह से इन शब्द भारत के लिए इन शब्दों का जो प्रयोग किया गया वो गलत था। द डिस्टेंडेंट्स ऑफ द भारत कैम टू बी नोन एज इंडियंस और हिंदूज, और भारत के जो डिस्टेंडेंट्स थे, वंशज थे, वो आगे चल के इंडियंस या हिंदू कहलाए। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया अंडर द दिल्ली सल्तनत, डिफरेंट टर्म्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब योर कंट्री। और इसके बाद में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, इस्टेब्लिशमेंट हुई, तो उसके बाद में हमारी कंट्री को अलग अलग टर्म से, अलग अलग शब्दों से, अलग अलग नामों से जाना गया। टुडे द टर्म हिंदुस्तान इज यूज्ड फॉर इंडिया, द मॉडर्न यूनाइटेड स्टेट, बट इन द बिगिनिंग ऑफ द सल्तनत पीरियड इट मीन्स ओनली स्मॉल रीजन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन Minhaj Siraj, a Persian chronologer of the 13th century, used these terms for the area of Punjab, Haryana, and the lands between the Ganga and the Yamuna. He used this term for these areas which were a part of the Delhi Sultanate. The area denoted by this term, Hindustan, extended with the expansion of the Delhi Sultanate, but it never included South India. तो इसमें South India include नहीं किया जाता था हिंदुस्तान में। Thus, in the medieval period, the term Hindustan did not carry the same political and national meaning as we attach to it today. Thus, from the time to time, different names were used for the Indian subcontinent by the various people, namely the Persians, Greeks, Romans, Chinese. तो समय बीतने के साथ साथ समय समय पर हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसको अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग नामों से जाना गया, पुकारा गया। सोर्सेज, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें सब जानकारी मिलती हैं? इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पीरियड इज अवेलेबल फ्रॉम दी मेन सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं और लिटरेरी सोर्सेज भी हैं। फॉर द मिडियल पीरियड देयर इज एन अबेंडेंस ऑफ बोथ दी सोर्सेज। The monuments constructed during this period still stand as witness, and books written during this period are available to us in readable condition. रीडेबल कंडीशन यानी पढ़े जाने वाली कंडीशन में है। तो कुछ जैसे कि कुछ मोन्यूमेंट्स है, स्मारक है, वो आज भी बिल्कुल सही सलामत हैं। उनसे हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है, और उस समय की कुछ लिखी हुई कुछ पुस्तकें हैं, बुक्स हैं जो आज भी रीडेबल हैं, जिनको हम रीड कर सकते हैं और हमें उस समय की जानकारी मिलती है। दिस इज द रीजन वाई वी नो मोर अबाउट दिस पीरियड देन अबाउट द एंशिएंट पीरियड। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, सो टेम्पल्स, मॉस्क, फोर्ट्स, प्लेसेस, टॉम्स, coins, tools, utensils, inscription, weapons, ornaments and paintings are the major archaeological sources for any period. किसी भी पीरियड के बारे में जानने के लिए ये मेजर सोर्सेज होते हैं। टेम्पल, मॉस्क, फोर्ट्स, प्लेस एटसेट्रा। दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द सोशल, आर्ट, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द टाइम। ये सब जो सोर्सेज है कि हमें उस समय के जो सोशल, आर्ट, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में जानने में हेल्प करते हैं। मोन्यूमेंट्स,
Temples, mosques, forts and palaces महल were built by various kings during their time. अपने अपने समय पर अनेक राजाओं ने टेम्पल्स, मॉस्क, फोर्ट्स, पैलेसेस ये सब बनवाए. These monuments tell us about the engineering skills of the architects and the brilliance of the artists of those time. उस समय के जो इंजीनियर थे, आर्किटेक्चर्स थे, उनके स्किल के बारे में हमें बताते हैं ये सब मॉन्यूमेंट्स, क्योंकि इनको देख के पता लगता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग थी, कितनी खूबसूरत महल थे. The kinds of efforts which went into conceiving such projects and the success of revenue collection to the complete such massive projects is also revealed. The inscription on the walls give us an idea about the life of the people. और जो inscriptions होते थे वॉल पर, पैलेसेस की वॉल्स पर या किसी भी मोन्यूमेंट के वॉल पर, तो ये हमें उस समय के लोगों की जानकारी देती है कि कैसे लोग थे, कैसे उनका रहन सहन था. ये सब जानकारी हमें मिलती है. Okay. Now paintings and sculpture. Painting tell us about the customs, food habits and dressing style of that period. पेंटिंग से हमें पता लगता है कि उस समय के लोगों का फूड हैबिट्स, कस्टम्स यानी उनकी रीति रिवाज क्या थे, उनका पहनने का स्टाइल क्या था, कपड़े पहनने का स्टाइल क्या था. वेरियस स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स फ्लोरिश ड्यूरिंग द this period. Medieval paintings feature various mythological tales, palace scenes and forest life. The sculptures were mostly made of stones, bronze or wood. The perfection of stone cutters and sculptor is amazing. Figures of kings, queens, gods and goddesses are depicted in this sculpture. इन सभी स्कल्पचर पर किंग, क्वीन, गॉड्स, इन सब की फिगर्स बनाई जाती थी. The inscription are used to record loyal proclaims, religious instruction and the gift made to temples, village, etc. Some inscriptions also describe the achievements of the king. किंग्स की जो अचीवमेंट्स होते थे, उपलब्धियां होती थी, उनके बारे में बताते हैं कुछ इंस्क्रिप्शन. सम इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ द वेरियस किंग्स ऑफ ए डायनेस्टी. द इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीरियड. इंस्क्रिप्शन क्या बताते हैं हमें उस समय की सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी. कॉइन्स. द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स. स्टडी जो कॉइन को जो स्टडी करते हैं उस स्टडी को न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं. Coins tell us about the kings, the extent of their empire, economic status of the kingdom, dates, languages in use, trade, art, religion, and literary skills of a particular time. Dravya Piksha, a famous book on coins, was written during the reign of Alauddin Khilji. It lists the coins minted during his reign. कॉइन से हमें पता लगता है कि उस समय का एम्पायर कैसा था, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा था, डेट्स, लैंग्वेजेस, ट्रेड, आर्ट, रिलीजन, ये सब हमें पता लगता है कॉइन से देखकर. ओके, सो दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो. आज के लिए वीडियो काफ़ी है और आप लोग इस चैप्टर को फिर से रीड करना, समझना, और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. टिल देन टेक केयर.